बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज़ पर आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। मैं उम्मा खान, शादी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, लेकिन गहमा गहमी बेशुमार हो रही है लोगों की। इस वक्त अफ्तार भी न्यूज़ चैनल के सामने हो रहे हैं, तो सहरी भी न्यूज़ चैनल के सामने हो रही है, क्योंकि हो ही इतना कुछ रहा है। अगर हम सुबनामा का आगाज करें तो हुकूमत जाने के बाद इमरान खान अब सड़कों पर आ गए हैं। कल पेशावर में जलसा सजाया, बेपनाह लोग थे, हुजूम आपने देखा। तो सर, लाहौर और कराची की क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल लाहौर कराची की तरफ भी वो पावर शो करने के उनके आगे भी फ्यूचर प्लान्स नजर आ रहे हैं। कल खिताब में उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि पावर शो के साथ साथ हम जबरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। सवाल उठाया, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे अदालतें लगाई गई? ये इमरान खान साहब ने सवाल किया। मैंने कभी इदारों और अदलिया के खिलाफ कौम को नहीं भड़काया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यानी कि तमाम जो उनका डायरेक्शन आया उस बात के जुमले पर जो आया कि ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। नौजवान एक जबान हो गए हैं, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। तो क्या ये समझे हम आप लोगों के साथ कि वो तमाम उनका जो फोकस है कि नौजवान इस वक्त जो है बेसिकली उनका वो यूथ की उनकी जो सियासी तमाम सरगर्मियां नजर भी आ रहा था, और जो नहीं भी थे यूथ से ताल्लुक रखने वाले उनका भी कुछ जोश और वलवला कुछ ऐसा ही नजर आया। अब देखते हैं आगे आने वाले पावर शोज में किस तरह से पीटीआई जो है अपनी अवाम को, अपने फैंस को अपनी तरफ खींचती है। आगे बढ़ते हैं पीपल्स पार्टी की बात खबर की तरफ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में इमरान खान की तरफ एक जो है उनके खिताब पर रद्द अमल, उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा सेलेक्टेड अदालतों पर हमले कर रहा है। अब अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम और सदर ने आर्टिकल 6 की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए अदम एतमाद को सबटाश करने की कोशिश की। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ट्वीट में उनके कल की एक्टिविटी के ऊपर अपना उन्होंने रिएक्शन दिया। अब आगे अगर बढ़े तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबह सवेरे इस्लामाबाद यानी कि आज मेट्रो बस सर्विस का दौरा किया। वजीर आजम ने मेट्रो बस में बैठकर सफर किया। वजीर आजम ने असफरान से जो है ब्रीफिंग में भी साथ साथ उनसे अपडेट्स ली कि क्या हो चैलेंजेस हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, उसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कराची में अहम मुलाकातें जो की थी, जो आपने देखा कि जो है वो एक दिन के दौरे पर आए थे वज़ीर आज़म साहब। उन्होंने जो है वो उनको जिस तरह रिसीव किया गया, उनको मालिक शाह साहब ने रिसीव किया, किस तरह उनकी मुलाकातें हुई, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये बड़ा क्लियर कर दिया गया था खालिद महमूद सिद्दीकी की तरफ से कि कोई नई मीटिंग या कोई नया इरादा या किसी मकसद के तहत मुलाकातें नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वो शुक्रिया करने कराची आए थे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कराची में मुलाकातों के बाद जो है रेलवे सी पैक में शामिल करने का जो है वो सर्कुलर रेलवे को सी पैक में शामिल करने का जो उन्होंने ये भी साथ में इरादा किया। और साथ में उन्होंने कहा कि साइड सनती एरिया की सड़कें तामीर का ऐलान कर दिया, जो कि फेडरल की तरफ उन्होंने उस वक्त उसकी जिम्मेदारियों को डाल दिया है। कराची को इजाफी पानी मिलने की उम्मीद भी पैदा हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई कि हमारे पास ऑब्वियसली बिजली का भी चैलेंज है, हमारे पास तरफ महंगाई का भी चैलेंज है, और हमारी तरफ और भी बहुत सारे चैलेंजेस है कराची शहर को। लेकिन अगर पानी की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है आवाम के लिए, और अल्लाह करे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। आगे बढ़ते हैं सुबनामा में। तो फलकियाती माहिरीन का कहना है कि साल 2030 में, ये मैंने जब खबर सुनी थी तो मैं भी बड़ा हुई थी हैरान कि अरे कैसा होगा ऐसा, लेकिन हिस्ट्री में पहले एक दफा हो चुका है। लेकिन मैं बताते हैं चले आपको आगे सुबनामा में कि 2030 में मुसलमान 2 मरतबा रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना पाएंगे और रोजे रखेंगे। यानी कसरी कैलेंडर के हवाले से देखा जाए तो ऐसा मुमकिन है, जिसकी वजह कमरी साल की जो मुद्दत का शमसी साल के मुकाबले में 11 से 12 दिन कम होना है। और 30 सालों में एक बार ऐसा मौका आता है, जैसे कि मैंने कहा कि 30 साल में एक दफा ऐसा मौका जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ईद के हवाले से बात करें तो ईद उल फितर के मौके पर स्टेट बैंक की जानिब से शहरियों को बराह रास्त नए नोटों की फराहमी के सिलसिले में अब तक कोई पॉलिसी
सामने ना आई है, सामने अभी तक कोई सामने नहीं आई। और इसकी साल जो है वो 2020 और 21 में कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से शहरियों को स्टेट बैंक से बराह रास्त नए नोट फराहम नहीं किए गए। आपने नोट किया होगा इवन लास्ट ईयर जो हमें कोविड की वजह से चैलेंज रहा, काफी लोगों ने ऑब्वियसली ईद के मौके पे चेंज की, नए नोटों की जरूरत होती है, वो चीज हमें देखा कि उधर हमें नहीं मिलेगा। उसकी वजह कुछ ऐसी थी जो आपके सामने आई। अगर हम आईसीसी क्रिकेट के हवाले से बात करें तो टेस्ट और T20 में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में बाबर आजम की 5वीं पोजीशन, जबकि T20 में कौमी कप्तान सरे फहरिस्त हैं। T20 में मोहम्मद रिजवान की 1 दर्जा तो तंजली और तीसरे नंबर पर चले गए। साथ में आयशा अफरीदी टॉप 10 में शामिल हो गए। ये तो था जनाब सुबनामा के साथ अपडेट। अब जरा क्या ख्याल है, कुछ सियासत के बारे में बात हो जाए। मैं भी ऐसा ऐसा सीख ही रही हूँ कि सियासत के बारे में कैसे बात करना है, लेकिन मेरी टीम का और सबका जो है वो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो क्या अवाम ने सपोर्ट दिखाई है, कमाल का पावर शो कल देखने में आया है। अंदाजा था, लोगों को बात कर रहे थे कि जनाब अवाम तो साथ है। कल रात को जलसे में जिस तरीके से उन्होंने जो है वो उनकी एंट्री आने से पहले उनके और रहनुमा भी खासा थे, और जिस तरीके से वहां पर कौमी नगमों के ऊपर अवाम ने साथ झूम झूम कर साथ दिया। और अब अगर कराची और लाहौर की तरफ भी ऐसा ही पावर शो होता रहा तो नाजरीन क्या ख्याल है आपका कि क्या उसका जो है रिएक्शन आ सकता है। अगर आप इस वक्त भी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हुजूम दूर दूर तक अवाम का जो है वो हुजूम था और आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन नजर क्या ये भी आ रहा है कि आगे आने वाले जो पावर शोज होंगे वो सुपर पावर शोज बन जाएंगे। क्या ऐसा कहीं ना कहीं जो है वो हवा में एक ऐसा एक रुख बनता जा रहा है, एक डायरेक्शन बनती जा रही है। क्या मुखालिफिन जो है वो उनके खिलाफ जो है वो ट्वीट्स करेंगे और उससे ऊपर कोई असर होगा। बहुत सारे सवाल आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़ा कमाल का पावर शो शाह साहब कल, मतलब था कि अवाम तो टर्न अप होगी, लेकिन इतना बड़ा जबरदस्त, क्या लग रहा है उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं शाह साहब? देखिए मोहतरमा, जो कल के जलसे की खास बात थी ना, वो जो पीटीआई का कारकुन है उससे हटकर जो आम सिविल सोसाइटी और आम शहरी जिसमें मसूरात है, माह रमजान का महीना, रात के 12 बजे छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए पंडाल में मौजूद थी। ये नया फिनोमेना है। ये मैंने 36 साल से सियासत कर रहा हूँ। मैंने कारकुन देखे हैं, मैंने जज्बा देखा है, मैंने नारेबाजी देखी है। मैंने ये पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट इस कदर कभी नहीं देखी जो मैंने कल रात देखी है। लगता था पूरा शहर जो है वो उमड़ आया है। बिजली थी नहीं थी, आवाज पूरी जा रही थी नहीं जा रही थी, कोई हिल रहा नहीं था, कोई अपनी जगह से हट रहा नहीं था। घंटों लोग पांवों पे खड़े रहे, पांवों के बल खड़े रहे और उन्होंने हमारी बात सुनी। अब क्या उससे निकलता क्या है, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकला, और मैंने आगाज किया कि पाकिस्तान की आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा दिल पेशावर में पख्तूनों ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। और आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन से ट्रेंड चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और यही मुझे लग रहा है कि मुझे कराची में इंशाअल्लाह 16 तारीख को इमरान खान साहब तशरीफ ले जा रहे हैं सिंध के दारुल खिलाफा कराची, और मुझे यही माहौल वहां बनता दिखाई दे रहा है। राइट शाह साहब, साथ साथ आपने जिस तरह कहा कि छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए, मैं खवातीन का देखकर बड़ा हैरान थी, कल भी विटनेस कर रही थी कि खवातीन जिस तरह से आई हुई थी, उनका जो रोल पहले भी हमने देखे हैं, जलसे पहले भी हमने देखे हैं पावर शोज, ये खवातीन का इतना बड़ा और बच्चियां और बच्चे बहुत जबरदस्त नंबर था। जी सर, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। यकीन जाने जब मैंने मजमा देखा और उस मजमे में मैंने बच्चियों को, खवातीन को इस तादाद में देखा, मुझे खौफ आया, मुझे डर आया। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, खुदा ना हादसा इस मजमे में कोई बच्चा खो जाए, कोई गुम जाए, कुछ हो जाए, कोई और वाकया हो जाए, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, मैं अंदर से सहमा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जज्बा था,
लोग रास्ता बना रहे थे, लोग उनको इज्जत दे रहे थे, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी ये हमारी बेटियां हैं, कोई हिफाजत करनी है, इनको कोई हाथ न लगाए, कोई रास्ते में ना आए। ये जो जज्बा था ना, ये और था। मैं आपको बात करूं का पिंडाल में पहुंचने और स्टेज पे चढ़ने में मुझे 45 मिनट लगे। मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल सका। इमरान खान साहब गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके। 45 मिनट हम गाड़ी में बैठे रहे। क्यों? ये रास्ता नहीं बन पा रहा था। लोगों का इतना जम्मे गफीर था कि रास्ता नहीं बन पा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही और नजर आ रहा था वो, क्योंकि काफी दफा डॉक्टर जावेद खान साहब ने जो है वो अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद काफी टाइम लगा उनको स्टेज तक पहुंचने में। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन शाह साहब, अब बहुत अहम सवाल, व्हाट्स नेक्स्ट? कराची, लाहौर, एक्सपेक्टेशंस, व्हाट डू यू सी? देखिए, दो नुक्ता नजर है ना जी। एक नुक्ता नजर है जो हम पेश कर रहे हैं, एक बयानिया है जो मौजूदा हुकूमत पेश कर रही है। देखना ये है कि अवाम पाकिस्तान के, जिनको दर हकीकत जिसको कहते हैं ना अल्लाह ने आत्मीयत और सॉवरेन अथॉरिटी उनको दे रखी है, फैसले मुस्तकबिल के उनने करने हैं, क्या वो हमारा नुक्ता नजर तस्लीम करते हैं या हुकूमत का? उसका बैरोमीटर क्या है? उसका बैरोमीटर है अवाम की ताईद। और उस ताईद को कैसे जांचा जाता है? इंतखाबात से। मैं समझता हूं और प्यारदारी से समझता हूं ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। क्यों? दो वजूहात हैं। एक, इनमें आपस में कोई मुमासलत नहीं है। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। वो कह रही है हमें पंजाब में इतनी सीटें दो, नहीं तो हम वजारतें कबूल नहीं करेंगे। अब ये बताइए, आप हुकूमत बना रहे हैं या सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं? 60 सीटें कौमी असेंबली की मांगनी है नून से। अच्छा, दे दो भाई, आप देना चाहते हो। कभी कहते हैं हम काबीना अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि बिलावल वजीर खारजा बनेगा या नहीं बनेगा। दिल चाह रहा है, अवाम का खौफ भी आ रहा है, दिल चाह रहा है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। कल भी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया एक गैर मुल्की टेलीविजन को, वो कह रहे हैं कि फैसला ये सीसी करेगी। कौन नहीं जानता कि ये फैसले सीसी नहीं करती। ये दिखावा है, ये एक जिसे कहते हैं ना, एक कंफ्यूजन का एक मुजाहिरा है जो पीपल्स पार्टी के अंदर है। कौन नहीं जानता कि एमक्यूएम जो है वो आज उनसे क्या नहीं कह रही। तो अगर ये कैफियत है और कौन नहीं जानता, देखिए इनका बयानिया क्या था। इन्होंने 3.5 साल कहा कि जी ये हुकूमत जो थी नाअहल थी और सबसे बड़ा मसला था महंगाई का। ठीक, चलिए, हम कह रहे थे कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो महंगाई का जरिया बनते हैं और उसमें कुछ लोकल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉयल्टी होते हैं। अब मुझे बताएं, आपको 3 दिन हो गए हुकूमत में 10 रुपए घी की कीमत चढ़ गई किलो, 10 रुपए चीनी की कीमत चढ़ गई। उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है? मुझे ये बताएं कि आपने 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया और आज उनके वजीरे जो एडवाइजर हैं मिस्टर इस्माइल साहब, वो कह रहे हैं कि ये नहीं मुमकिन। तो ये है आलम। इस वक्त कोई रब्त नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और ये लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा शाह साहब, यू आर अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। आई नीड टू आस्क समथिंग, बिल्कुल थोड़ा सा हट के सवाल करने की इजाजत चाहूंगी कि कल इस बात का जो है वो कल स्टेटमेंट भी आया कि जी वो उनका दौरा जो है वो किसी मीटिंग के हवाले से नहीं था, बल्कि जो मीटिंग्स तो हो गई, इम्प्लीमेंटेशन होनी रह गई हैं। अब आपकी दूरअंदेशी के ऊपर एक सवाल है कि जो जितनी भी कमिटमेंट्स हुई थी उसको फुलफिल होते हुए आप कहाँ देखते हैं, किस हद तक देखते हैं और नहीं देखते, तो उस पर भी आपका अगर जवाब आ जाए। जी मोहतरमा, मेरी नजर में एमक्यूएम भी कंफ्यूज्ड है। देखिए, उसकी वजह ये है, एमक्यूएम जो फैसला कर चुकी है ना, इनके साथ जो मुआहदा कर चुकी है, कराची शहर का एमक्यूएम का वोटर उसे तस्लीम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मंतक की बात यह है, वो उन्हें कह रहा है अपने कायदीन से कि 3.5 साल हम सिंध असेंबली में बैठे,
पीपल्स पार्टी को कोसते रहे हैं। सारी कराची की बीमारियों का जिम्मेदार हम इस हुकूमत को ठहराते रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी को, सिंध की हुकूमत को। आज हम उनसे मुआहदा कर रहे हैं, आज हम उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। हमारा वोटर ये समझ नहीं पा रहा और उसको हजम नहीं कर पा रहा। अब इसलिए एक तरफ हुकूमत का दबाव है कि आप कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हो, आपको क्या चाहिए, आपको गवर्नरशिप चाहिए, आपको पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत चाहिए, हम आपको देते हैं। दूसरी तरफ उनका वोटर कहता है कि बिल्कुल ना जाइए इनके साथ, हम क्या मुंह दिखाएंगे। और यकीन जानिए वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ का जो कराची का मैंडेट है वो तो जाली है। 16 तारीख को आप अपनी नजरों से देख लेंगे कि कराची के लोग इमरान खान के तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 16 तारीख को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शामिल कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यू हैव अ ब्लेस्ड वन। हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, सवालात तो हम डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह। आपसे फिर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शेर जमान से और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपसे उनसे पहले सवाल करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उनका कल दौरा भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो दौरा कराची की तरफ भी अगर रुख करते हैं तो MQM क़यादत से जो मुलाकात हुई उसके हवाले से जरा बताइए खुर्रम साहब। कराची से हमेशा से बात जो है ना वो हॉट स्पॉट रहा है, कराची की बात करते हैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान से पहले अगर आपके लिए मुश्किलात तो नहीं बढ़ा दी, क्या आप समझते हैं? उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, हमारे लिए क्या मुश्किलात बढ़ानी है? मेरे ख्याल से मुश्किलात तो उन्होंने अपने लिए बढ़ा दी हैं, हमारे लिए नहीं बढ़ाई। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब आज यहाँ पे शहबाज शरीफ MQM के ऑफिस आए होंगे तो उन्होंने डिमांड्स क्या की होंगी। उनकी जो पहली डिमांड होगी वो ये होगी कि जो दहशतगर्द जो हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, उनको छोड़ा जाए। हमसे भी यही उनकी डिमांड थी कि उनके जो 7 जिनको ये मिसिंग पर्सन कहते हैं, 100 मिसिंग पर्सन उनको छोड़े जाएं, जिन पे बड़े खौफनाक किस्म के जो हैं इल्ज़ामात हैं या केसेस चल रहे हैं। उसके बाद दूसरी डिमांड ये होगी कि अल्ताफ़ हुसैन की जो निशानी है 90 दफ्तर वो खोल लिया जाए। MQM वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी ये दरख्वास्त करती थी, जिसको ज़ाहिर है कि मुस्तरद किया जाता था। और तीसरी डिमांड उनकी ये होगी कि उनको अरबों रुपए दिए जाएँ, जिस तरह अरबों रुपए उनको पहले भी दिए गए हैं। वो शहर कराची के अंदर खर्च नहीं हुआ, अल्लाह जाने वो कहाँ जाते हैं पैसे। तो ये ऐसी 3 डिमांड्स हैं जिसके ऊपर परेशानी तो मेरे ख्याल से इनको शहबाज शरीफ को होगी, हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। और ज़ाहिर है कि उसकी बेसिस के ऊपर फिर उसके बाद जो है MQM इनको ब्लैकमेल भी करेगी। हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए और इस ब्लैकमेलिंग के सूरत के अंदर हमने कराची के अमन की खातिर जो है समझें कि हमने अपनी हुकूमत खो दी, लेकिन हम इनकी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आए फिर भी किसी सूरत के अंदर। लेकिन खुर्रम साहब साथ साथ ऑब्वियसली आप PTI रहनुमा भी हैं, सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक सवाल और भी कि वज़ीर आज़म समेत कई PTI रहनुमा कराची से इलेक्शन जीतकर कौमी असम्बली तक पहुंचे, लेकिन तासुर पाया जाता है कि शहर के लिए कुछ नहीं कर सके। गाय बगाए हमारा ये सवाल जरूर रेज होता रहा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पर जरा प्लीज क्लैरिटी दे दीजिएगा। क्या आइंदा इलेक्शन में कराची से सीटें जीतने के लिए कोई उम्मीद है? देखें, ये इस तरह के सवालात के ऊपर ना मुझे कभी कभार आपसे भी नाराज़गी होती है, क्योंकि देखें वो सवाल करना कि जिसके पीछे हकीकत ना हो बड़ी नामुनासिब है। तासुर कैसे रह सकता है? देखिए ना, बात यह है कि क्या कराची के अंदर जब बारिश होती थी, अल्लाह की रहमत आती थी, तो क्या वह जहमत में तब्दील नहीं होती थी? वो जिम्मेदारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शहर के 4 बड़े नालों की सफाई करी, उसके अतराफ़ में सड़कें बनाई, वहाँ पर जो इंक्रोचर्स थे उनकी रीसेटलमेंट की। कराची शहर को आज तक जो है सिंध हुकूमत ने 14 साल में एक जो है बस नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली हुकूमत का जो रुका हुआ प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन का, उसको पूरा मुकम्मल करके कराची के शहरियों को जो है तोहफा दिया। कराची शहर के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 बहुत बड़े ब्रिज बना के दिए, फ्लाईओवर्स बनाए। उसके अलावा निश्तर रोड एक बहुत बड़ा 6.4 किलोमीटर्स का बनाया, 6.3 किलोमीटर्स का नेपियर रोड बनाया, मंगोपी रोड जो है इतना बड़ा रोड बन रहा है। ये भी सब हमारी किए हुए काम थे ना। शहर कराची के अंदर लोगों की फैक्ट्रियाँ जल के राख हो जाती थी, फायर ब्रिगेड्स नहीं होती थी। आपके सामने कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर क्या होता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर कराची शहर को 52 फायर ब्रिगेड थी, ये भी तो हम ही ने करा।
पिछले एक साल में 2020 और 21 के दौरान 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची शहर के अंदर जितना भी अंदरूनी सड़कों पे काम हुआ, पीने के पानी की लाइनें बिछाई गई, सीवेज के सिस्टम बिछाया गया, पार्क्स बनाए गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए गए, चाहे वो हमारे एमएनएस के हल्कों में थे, चाहे वो एमकेएम के एमएनएस के हल्के में थे। ये 9 अरब 90 करोड़ रुपए पीटीआई की गवर्नमेंट ने दिया और ये कराची के अंदर काम कराए। फ्रेट कॉरिडोर पे काम हो रहा है वो हमने करा। कराची के शहर के अंदर पिछले 25 साल से पानी का मसला है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, पता चला डिज़ाइन गलत बना, वो ज़ाया हो गए पैसे। हमारी हुकूमत ने K4 का काम जो है शुरुआत कराई है, जिसकी अगले साल अगस्त के अंदर जो है वो कंप्लीशन हो रही है। लेकिन जरा अब इस्तीफों के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी खुर्रम साहब के इस्तीफों की मंजूरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये भी एक जरा सामने आ रही है बात कि अयाज सादिक साहब का कहना है कि इस्तीफे दिए नहीं, पीटीआई अरकान से क़यादत ने सादे पेपर पर दस्तखत लिए। अब जरा इसके हवाले से जरा बताइएगा जी। नहीं, आप देखेंगे जितने भी हमारे एमएनए से तमाम एमएनए ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और हमारी पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है फौरी तौर पे अर्ली इलेक्शंस कराई जाएं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हमें काबिल कबूल किसी हाल के अंदर भी नहीं है। और आप तो बात करें नेशनल असम्बली की, हम तो ये बात कह रहे हैं कि हम प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी जो है इस्तीफे दे रहे हैं। सिंध असम्बली के अंदर आई एज़ पार्लियामेंट्री लीडर मैंने अपने तमाम MP से जो है इस्तीफे जो हैं वो ले लिए हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं हफ्ते के रोज़ कराची आ रहे हैं, उनको मैं एक कॉपी जो है डुप्लिकेट कॉपी जो है उनको फराम कर दूंगा कि हमारे तमाम MPs ने रेजिग्नेशन आपको दे दिए। जैसे उनकी तरफ से हुक्म आएगा हमने स्पीकर सिंध असम्बली को दे देनी है। सो प्रोसीजर तो यही है ना कि MNAs ने MPs ने जो है वो स्पीकर को एक लेटर लिख कर देना है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपने इस ओहदे से। इसके अलावा और क्या प्रोसीजर है? सो ये कह देना कि हमने नहीं दिए गलत है। मेरे ख्याल से इनके पास कोई चॉइस बची नहीं है। ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1.25 साल 1.5 साल जो है ये पाकिस्तान को हुकूमत को इस तरह चला नहीं सकेंगे। इतनी बड़ी अपोजिशन जब आके हट के बैठ जाएगी और अपोजिशन में आ जाएगी, सड़कों में आ जाएगी, तो इन्होंने क्या करना है? इनके जो टारगेट्स हैं वो इन्होंने जल्द से जल्द अचीव करने। इनका टारगेट नंबर 1 है कि इन्होंने नैब का खात्मा करना है। इनका टारगेट नंबर 2 है कि इन्होंने EVM पे इलेक्शन नहीं कराने। और इनका जो तीसरा टारगेट है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनसे उनको जो वोट देने का उनको जो हक वज़ीर इमरान खान ने दिया था वो उनसे छीनना चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक दूसरे को जो NRO देना है वो जल्द से जल्द या एक दूसरे को NRO देंगे। कोशिश करेंगे जो जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर फाइल्स पड़ी उन फाइल्स को गायब कर दिया जाए। शेख रशीद साहब ने कल इस बारे में बताया है कि उनके दफ्तर से जो है फाइलें गायब होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट से भी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये बेसिकली यही चाहते हैं ना कि जो इनके काले करतूत थे, जो इनके काले धंधे थे, उनका सारा सफाया कर दिया जाए। और तो कोई वजह नहीं है। देखिए ना, जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ कौमी चोर है और शहबाज शरीफ ने कहा कि जरदारी में तुम्हारे पेट से लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। अब किसी ने पेट से निकालना है, किसी ने कहीं से पैसा निकालना है, तो उसकी सफाई करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो एक तरीके इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, रिटन ऑन द वॉल के इमरान खान वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने 2023 का इलेक्शन हो या 2022 में वाली इलेक्शन हो, इमरान खान ने इस मुल्क में वापस इक़्तिदार में आना है। तो इन्होंने कोशिश करनी है कि जितने जल्द से जल्द ये सारे केसेस इनका खात्मा करें, और ताकि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो इनके ऊपर केसेस ना हो सके। ये बेसिकली इनकी जो है कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अब ज़रा सा थोड़ा सा इस हवाले पे बात कर लें कि अब PTI किन सियासी ऑप्शंस पर काम कर रही है, क्योंकि करीब में अगर इलेक्शन होने का इम्कान है, कोई उम्मीद है, तो उसके बारे में क्या कहिएगा जी? देखिए, सियासी ऑप्शन क्या होंगे? जितने भी सियासतदान होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, उन्होंने आखिर में अपनी आवाम के पास जाना होता है। मेरा हल्का है या जितने भी लोगों के हल्के हैं, सब ने अपनी आवाम के पास जाना है। उनसे जाके उन्होंने जो है वापस डिमांड करनी है अपनी। तो ये आवाम ने बेसिकली फ़ैसला करना है कि वो इमरान खान को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये सीट किसकी है? मेरा दूसरा टेन्योर है, दूसरी दफ़ा मैं इलेक्शन जीत कर आया हूँ, लेकिन दोनों दफ़ा आवाम ने वोट खुर्रम शेर ज़मान को तो नहीं दिया ना, आवाम ने वोट इमरान खान को दिया। ये वोट जो है वो इमरान खान की अमानत है। इसके अंदर अमानत में हम ख़यानत नहीं कर सकते, इसके जवाबदेह हम अल्लाह को भी हैं। सो हमारा सियासी प्लान यही है कि हमने इलेक्शंस में जाना है, हमने अपनी आवाम के पास जाना है। अगर आवाम ने हमें मुंतखब करके वापस आना है तो हमने जाके पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ये हमारे प्लान्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज से 3 दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुए हैं। चाहे आप न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे आप टोरंटो की करें, लंदन की बात करें, कतर की करें, दुबई की करें, ये सारे वो ममालिक हैं जब भी कहीं पे किसी ने इतने बड़े एहतजाज नहीं देखे हैं। सो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म एक दफ़ा दोबारा। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, खुरमशेर जमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शामिल कुरैशी साहब, आप दोनों आए, आप लोगों ने बड़ा क्लियरली एक विजन बड़ा नजर आ रहा है जनाब के अवाम के हाथ में है, अवाम चूज करेगी, अवाम फैसला करेगी। 16 तारीख को जो पावर शो होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रहिएगा इस वक्त के बाद हमारे साथ, शाज़ेब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर हैं और कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म के सर्वेज ये भी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन शाज़ेब, अक्सर पाकिस्तानियों का जो है, एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छा, थैंक यू। शाज़ेब, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक तासुर पाया जाता है और हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब के बड़े फैन है, बड़े, इवन हमारी फैमिलीज में ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग, और मतलब उनके नाम पर जो है वो लब्बैक भी बोलना, उनकी आवाज पर पीछे लब्बैक बोलना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ सर्वे हुआ है और कुछ लोगों का तासुर या रिएक्शन सामने आया है जिसमें हमारे इंप्रेशन से बिल्कुल बरअक्स सिचुएशन है। बिल्कुल, वैसे तो हम ये भी देख रहे हैं आजकल, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है कि वहां पर एहतजाज भी हुए इमरान खान साहब के हक में, तो हम ये समझते हैं, ये एक तासुर पाया जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो शायद ओवरसीज पाकिस्तानियों में ज्यादा मकबूल है। लेकिन जब तक कि कोई डेटा सामने ना आए, कोई सर्वे ना किया जाए, तो ये समझ सकते कि वहां पर कितनी मकबूलियत है और किसकी ज्यादा मकबूलियत है। लेकिन अभी रिसेंटली जो ओवरसीज पाकिस्तानियों हैं कि वहां पर कितने मकबूल है मुख्तलिफ लीडर्स, इस हवाले से वहां पर सर्वे किया गया और इस हालिया सर्वे में कुछ और ही पता लगा है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बताती हूँ। पता चला है कि जनूबी एशियाई ममालिक में रहने वाले 57% इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने पर खुश हैं, यानी कि 57% खुश हैं तहरीके अदम एतमाद मोर देन पर, हाफ, जबकि 43% ओनली इस पर नाराज हैं। इतना बड़ा डिफरेंस, यानी कि परसेंटेज ज्यादा है जो नाखुश हैं इमरान खान खुश हैं, मतलब ना खुश है इमरान खान सबसे, और उनके तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने पर उनको तसल्ली है। और वो क्या वजह हो सकती है, वो जाहिर है ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट आएगा तो उसी से पूछेंगे, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानी का सर्वे हमने नहीं किया। लेकिन ऑब्वियस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे मौजूद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब होंगे, और बिलाल भाई से सवाल भी करेंगे। बिलाल भाई, ये इसकी नापसंदीदगी इमरान खान साहब के हवाले से और तहरीके अदम एतमाद की कामयाब होने की पसंदीदगी के हवाले से वजह क्या बनी? क्योंकि देखें, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, फिर रिमेंबर शाज़ेब, हम आपको बताते हैं, हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं ना, इसलिए भी कि जो बाहर रह रहे हैं उनको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का इतना पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के फैन है। तो क्या वजह बनी उनकी नापसंदीदगी का, ये एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, और साथ में हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत दफा हमने देखा है, अपने खिताब में भी उन्होंने और अपनी जो तकारीर करते थे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिक्र किया, उनको वोट का हक देने का जिक्र किया। उसके लिए उन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही थी तब भी उन्होंने इस हवाले से बहुत ज्यादा बातें की। तो हमेशा से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो अपने खिताब में उनका जिक्र भी करते रहे और उनके लिए बातें भी करते रहे कि उनका बड़ा किरदार होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी, खासतौर पर रेमिटेंसेस के हवाले से भी बड़ा जिक्र आता रहा है। लेकिन नारे भी लगे इन तमाम बातों में हमारे तमाम लोगों में यही तासुर पाया जाता है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो ज्यादा मकबूल है ओवरसीज पाकिस्तानियों में, जब मुख्तलिफ ममालिक की हम बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये जनूबी एशियाई ममालिक में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनके हवाले से जो सर्वे सामने आ रहा है, तो इसमें माया यही पता लग रहा है कि जो तरीके अदम एतमाद है, जी हाँ, उस पर वो ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो खुश हैं। उसकी देखें, अब अगर इस तरह नारे लगे और इस तरीके से शोर मचा के जी नो इमरान नो रेमिटेंस, इस तरह के भी जो है वो नारे नजर आ रहे थे अवाम का। देखिए, अवाम है, अवाम का रद्द अमल सर आंखों पर, वो जिस तरह से जो उनको इख्तियार हासिल है। देखिए, अवाम ही होती है जो लीडर बनाती है, अवाम ही होती है जो स्टार बनाती है, और अवाम ही होती है जो गिराती भी है। तो अवाम की पसंदीदगी और नापसंदीदगी पर कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक अवामी रिएक्शन है। और वो अगर सर्वे की बात करें तो मोर देन 50% का अगर रिएक्शन इस बात पर है, तो मैं इस तशवीश सिचुएशन में आ गई हूँ और बड़ी एम्बिग्यूटी में चली गई हूँ कि उसकी वजह क्या हुई, क्या वजह हुई। क्या वो लगता है उनको कि उनके रिलेटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान में देख रहे थे, क्या वो जो है वो अपना बिजनेस के हवाले से सेक्टर में जो है वहां पर उसकी वजह से रिएक्शन है। अब कल का पावर शो शाज़ेब, आई रिमेंबर यू सेइंग कि बहुत जबरदस्त होगा और लोग अवाम आएंगे, लेकिन शाज़ेब इस तादाद में
बहुत बड़ी तादाद थी। जो अभी तक वीडियोस हम देख रहे हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, उसमें ये पता लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों में क्या मकबूलियत है खान साहब की, या वाकई वो तरीक़े-ए-एतमाद से खुश हैं? इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल गिलानी साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बिलाल गिलानी साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, खासतौर पर जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं इसमें रहने वाले, तो एक तासुर तो ये पाया जाता है कि इमरान खान साहब ज़्यादा मकबूल हैं इन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों में, लेकिन आपका जो सर्वे है ये तो मुख्तलिफ बातें बता रहा है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमने सर्वे किया, वो तो पाकिस्तान में था। ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में एक राय कायम की जा सकती है, मगर तो जब हमने पाकिस्तानियों से, नुमाइंदा पाकिस्तानियों से राय ली कि वजीर आजम के जाने पर और नई हुकूमत के आने पर आप खुश हैं या नाराज हैं, तो 57% ने कहा कि वो खुश हैं, 43% ने कहा कि वो नाराज हैं। इसमें मगर अगर हम देखें तो एजुकेशन से जब हम इसको कंपेयर करते हैं इन सेगमेंट्स में, तो जिन लोगों के पास इंटरमीडिएट यानी 12 साल से ज्यादा की तालीम है, उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यानी 62% ने ये कहा कि वो बहुत नाराज हैं, और सिर्फ 38% ने कहा कि वो खुश है। ये वो तबका है जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि वो तालीम याफ्ता हैं, और इनमें से बहुत से जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में जाते और आते हैं। इसी तरह से आपने शहरों में हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो काफी बड़े बड़े जलसे कर रही है। तो शहरों में बड़े जलसे की भी एक बड़ी वजह ये है कि शहर की आबादी जो है उसमें भी हमने देखा कि 47% ने कहा कि वो नाराज है, यानी तकरीबन हर दूसरा बंदा शहर में नाराज है। गांव में ये तनासुब जो है वो 40% था। तो इस वजह से हमें जी बिलाल भाई, वो अभी शेयर करें। साथ साथ मुझे एक जरा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है, हो सकता है कि आपके पास उसका कोई वो हो जवाब, लेकिन बड़े फैन फॉलोअर्स शाहजेब ने भी कहा कि उनके बड़े मतलब मोहब्बत करने वाले, पसंद करने वाले, उनको वोट देने वाले बहुत ज्यादा तादाद थी। इसकी नापसंदीदगी की तरफ तब्दील हो जाना या तरीक़े-ए-एतमाद की कामयाबी पर खुश हो जाने की बेसिक वजह कुछ आई सर्वे में नजर? कोई मतलब पता चला कोई वजह क्या हुआ? बिल्कुल, तो जिन लोगों ने हमें ये कहा कि नहीं वो बड़े खुश हैं कि एक हुकूमत चली गई है, दूसरी आ रही है इमरान खान साहब की, तो उसमें 71% जो लोग खुश थे और हमने उनसे पूछा कि क्यों खुश हैं, 71% यानी उनमें से 10 में से 7 लोगों ने कहा महंगाई बहुत थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी और गुर्बत में इजाफा हो रहा था, तो हम अब चाहते हैं कि कोई और हुकूमत आए, इस हुकूमत से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। 10% ने ये कहा कि वो इमरान खान साहब ने वादे बहुत किए थे मगर इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर, उन वादों से इंसाफ नहीं कर सके। अच्छा। लेकिन बिलाल साहब, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जो सर्वे किया गया है, जो दादा शुमार ये इकट्ठे किए गए हैं, ये कब किए गए हैं? ये तहरीक-ए-एतमाद से पहले की बात है, बाद की है, अभी रिसेंट है? और ये सर्वे बेसिकली कब किया गया? ये सारा डाटा कब इकट्ठा किया गया? वो यही ना कि कामयाब होने पे खुश। बिल्कुल, तो ये जिस दिन तहरीक-ए-अदम कामयाब हुई है उस दिन, उसकी कामयाबी के बाद जो आने वाला दिन था उसमें और 2 दिन यानी तो 10th और 11th अप्रैल, तो इमीडिएटली आफ्टर नो कॉन्फिडेंस के सक्सेस होने के बाद। अच्छा, तो यूं कहिए बिलाल भाई कि अगर सर्वे में ये आया है कि वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, क्योंकि वजह आपने अभी शेयर की, तो यूं कहे कि उनकी मकबूलियत में कमी आ गई है, फिर ये भी कहा जा सकता है एक तरह से? इस पे अगर इसका अगर तज्जिया करें तो देखें 43% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो खुश नहीं हैं। अगर आप 2018 में पीटीआई के वोट देखें तो 31% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के जाने पर नाखुश हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते थे कि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत मुकम्मल करे, ऐसे लोग थे कि जो और पार्टीज में वोट दे चुके हैं मगर अब भी एक नरम गोशा पीटीआई के लिए रखते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन इस सर्वे की ये है कि ये 43%
किसी भी सियासी हुकूमत के जाने पर नाराज अफराद एक छोटा नंबर नहीं है। खासतौर पर पीटीआई के हवाले से तो ये एक उनकी शायद मकबूलियत में थोड़ा बहुत इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। एक तबका है जो और पार्टीज में है मगर अभी नरम गोशा रखता है। अगर जैसे जैसे इलेक्शन की कैंपेन बढ़ेगी तो उनके पास ये वो 31 से 43 के दरमियान 12% वोटर्स जो हैं ये वो हैं कि जो और पार्टीज में हैं मगर पीटीआई की बात गौर से सुनेंगे और हो सकता है कि इलेक्शन वाले दिन उनकी तरफ आने की तरफ सोचें। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इंक्रीजिंग सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है बल्कि डिक्रीजिंग की तरफ। अच्छा बिलाल भाई, शाहजेपुर में चूंकि ऑब्वियसली इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ज्यादा गर्मा गर्मी और साथ में उससे पहले के तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, और अब जब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई, नई हुकूमत आ गई, पावर शो जो है वो कल देखने में भी आया, तो नई हुकूमत जो आई है उसकी कोई फैन फॉलोइंग का कोई नंबर या कोई सर्वे या कोई फीडबैक? ये अभी बस हुकूमत अभी कायम हुई है, हम प्लान करते हैं कि सर्वे करें। मगर मेरा ये अपना जाती तौर पे ख्याल है कि इस वक्त जो है ये कोई जो लोग इस हुकूमत को पसंद करते हैं या इसके आने पे खुश हैं वो नंबर कोई 57% के करीब होगा। जो कि इमरान खान की हुकूमत की जाने पे खुश थे वो लोग इनके आने पे खुश हैं। और हर नई हुकूमत के आने पे लोग खुश होते हैं मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कारकर्दगी देखकर मायूस हो जाते हैं। लेकिन साथ में ये भी प्रॉब्लम है ना कि नई हुकूमत पे खुश तो होंगे वो लोग, लेकिन पता कैसे लगेगा कि वो किसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, क्योंकि ये तो इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, दीगर जमातें भी हैं। इंडिविजुअल करें, बहुत अच्छा आइडिया दिया है शाहजेब ने। चेक करना पड़ेगा किसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस सर्वे के मुतालिक वो बता रहे थे हमें कि किसकी मकबूलियत कम हुई है, किसकी मकबूलियत ज्यादा हुई है। खासतौर पर जब ओवरसीज पाकिस्तानियों का हम जिक्र करते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी बड़ा किरदार होता है और उनकी हम अक्सर सोशल मीडिया पर खासतौर पर वो बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं इन चीज़ों में कि पाकिस्तान में जाहिर बात है क्योंकि उनका होमलैंड है, तो उनकी कोशिश होती है कि अपने होमलैंड के लिए जितनी जो कोशिश है वो कर सकते हैं, जो बेहतरी के लिए कोशिश वो कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब एक बहुत ऐसा सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो कि मेरे आपसे और हम सब से रिलेटेड है। कोविड के हवाले से बहुत सारे कि वैक्सीनेशंस के बाद क्या हो रहा है, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं बॉडी में, ब्लड जो है वो बन रहा है नहीं बन रहा है, लोग कहते हैं कि बड़े अरसे तक वीकनेस रहती है, कुछ लोगों को अभी भी चक्कर आ रहे हैं 6-6 महीने बावजूद। ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वैसे तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अगर कहा जाए शाहजेब कि कोरोना जो है वायरस उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा सिवियर नहीं है वो, लेकिन तहकीक परेशानी जो है वो बढ़ा देती है। कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको कहती हैं या अल्लाह अब क्या ये नई परेशानी और ये यूरोपीय माहिरीन है जो अब ये तहकीक करने के बाद ये सबको बता रहे हैं कि ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। और वो ऐसे आ रहा है कि जिसको कोविड हो चुका है यानी कि जो कोविड का शिकार हो चुका है उसके तकरीबन 6 माह बाद भी आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, आप इसका शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बड़े खतरात लाक हो सकते हैं। और इस तहकीक के बाद अब जाहिर बात है अब माहिरीन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जानने की क्या जो लहरें गुजर चुकी हैं ऑलरेडी कोविड की, उसके बाद कितनी परसेंटेज है लोगों की जो इस क्लॉटिंग का शिकार हो रही है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि यूरोपियन मुल्क स्वीडन के माहिरीन ने 10 लाख अफराद का डेटा इकट्ठा किया। शाहजेब बताने उसमें 10 लाख अफराद का डेटा इकट्ठा करके ये रिसर्च की गई है। इस रिसर्च से मजीद जो है वो क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके हवाले से कैसे एहतियात हो सकती है, क्या ये सिर्फ यूरोपीय ममालिक तक महदूद है, क्या ये पूरी दुनिया में है, बहुत सारे सवालात हैं। और हमारे साथ इस वक्त इसको मजीद समझने के लिए राब्ता किया है हमने माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब ये क्या खबर हुई कि ये यूरोपीय माहिरीन ने जो तहकीक की है ये क्या है, इसको मतलब हम कितना हमें डरना चाहिए और कितना ख्याल करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बताने का शुक्रिया। तो बिल्कुल कोविड के साथ जो क्लॉटिंग का जो रिस्क होता है ये हमको एक्चुअली कई सालों से है कि जब से कोविड आया है कि क्लॉटिंग का रिस्क होता है। याद रखें क्लॉटिंग से 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो फालिज होने का चांस बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है और फिर फेफड़ों के अंदर क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाता है। ये जो रिस्क है ये सिर्फ ये स्वीडिश स्टडी में नहीं, ये कई स्टडीज़ में दिखाया गया है। कुछ स्टडीज़ में इवन 10 गुना ज़्यादा भी रिस्क पाया गया है लोगों के अंदर। बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं होता। आपकी बात काट रही हूं, जैसे प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। आपका फालिज हो सकता है, यूजुअली फालिज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है,
और ये उमूमन यंगर लोग होते हैं और वो लोग जिनके अंदर अक्सर दूसरे रिस्क फैक्टर नहीं होते, जैसे मोटापा या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? जब कोविड हो जाता है तो ऐसा क्या होता है कि क्लॉटिंग 6 माह के अंदर अंदर भी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है? जब हम कहते हैं कि हमने कोविड को शिकस्त दे दी, कोविड हम खत्म हो गया और अब हम कोविड का शिकार नहीं है, हमारा टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसका बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं खासतौर पर कोविड के बॉडी पर? तो ये जो फिनोमेना है, ये जो चीज़ है, ये सिर्फ कोविड में नहीं, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में होता है। होता ये है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो जिस्म के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन पैदा होती है जो जिस्म बनाता है इस वायरस या जो भी जरासीम उससे लड़ने के लिए, और उसकी जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से ये होता है कि दिमाग के नालियों के अंदर या खून के नालियों के अंदर ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, जिससे क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हमने सिर्फ कोविड में भी नहीं, दूसरे इन्फेक्शन में भी देखे, जैसे कि अगर बहुत शदीद पेशाब में इन्फेक्शन हो, कुछ और वायरसेस है जिसके इन्फेक्शन और लंबा चलता है, जैसे HIV बिलफर्ज, HIV के अंदर भी आपका स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है दूसरे लोगों के निस्बतन। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोई इस तरह का केस सामने आया? साथ साथ में अगर कोई सिम्टम्स हो तो हमें कैसे उस पे जो है अलर्ट होना चाहिए या अलार्मिंग होना चाहिए या हमें उस तरफ नजर रखनी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर हमारे पास केसेस आते हैं जिनको कोविड रिसेंटली हुआ है और उसके बाद फिर वो स्ट्रोक या हार्ट अटैक के साथ आते हैं या फालिज हार्ट अटैक के साथ। हम ऑब्वियसली हमेशा ये इतना वाज़ेह नहीं होता कि क्या ये इत्तेफाकन हो गया था या कोविड की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी को 3 महीने बाद कोई फालिज के साथ आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से था। मगर जो अलामात हैं वो वही हैं जो कि आपको नॉर्मली भी हार्ट अटैक या फालिज में नजर आते हैं, यानी कि सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, या एकदम से किसी को कन्फ्यूजन हो या कहीं पे वीकनेस हो, तो उस केस में फ़ौरन अगर अस्पताल ले जाएं, क्योंकि एक दफ़ा ये होता है तो हमारे पास कुछ घंटे होते हैं जिनके अंदर इन सब चीज़ों को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाए डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, ये ब्लड क्लॉट के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि मैं चाहूंगा कि आप उसको प्लीज कंफर्म करें कि ब्लड क्लॉटिंग के कुछ घंटे बाद ही आप जो है उसके बाद उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। मतलब लोगों के पास, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये बताएं कि अगर क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आता है या उनको ये फील होता है तो उसके बाद उनको कितना टाइम उनके पास मौजूद है कि वो अस्पताल चले जाएं, फौरी तौर पर वो इंजेक्शन लगवा लें, और इसका इंजेक्शन होता कौन सा है बेसिकली? इसकी इलाज तो एक्चुअली इसमें इंजेक्शन भी होता है, इसमें कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं, और हम ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द पहुँचें। अमूमन 6-8 घंटे होते हैं आपके पास, मगर ऐसा नहीं कि अगर आपको लगे कि शायद अगर फालिज किसी को हो रहा है, कोई एकदम से गिर पड़ा है, एक सर उनकी कमज़ोर हो रही है या वो सही से बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसा ना करें कि घर पे उनको तो रख के देखें क्या होता है। बेहतर है कि उनको फ़ौरन ले जाएं। अगर फालिज नहीं है तो एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं होगा, मगर फालिज है तो उनका बर वक्त पे इलाज हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आ रहा है जहन में कि जिस तरीके से जब मुझे कोविड डेल्टा हुआ था, अल्लाह ने बड़ा करम किया एंड आई एम सर्वाइवर, बहुत सिवियर सिरे आए थे, लेकिन मुझे उस वक्त याद है मेरे फैमिली में भी जो डॉक्टर्स हैं इवन इन यूके, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारा ना वो खून जो है वो थिक नहीं होना चाहिए। तो उसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें, 75 mg का अगर मैं आप इशारा समझ रहे हैं तो वो लोग अभी भी लेते हैं। बाद में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि लेते रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड आपका ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, उसको थिन करने के लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं। इसमें कहाँ तक सदाकत है? जी, ये आपने बहुत अच्छा और बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, क्योंकि इस पे अभी तहकीक चल रही है। कुछ तहकीक बताती हैं कि जब आप ब्लड थिनर्स लेते हैं खासतौर तो उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और उससे मसले होते हैं। कुछ तहकीक बताती है कि उससे क्लॉटिंग कम हो जाती है और उससे अमात की शरह में कमी होती है। तो एग्जैक्टली कौन सा बैलेंस है, क्या सबको लेना है, क्या कुछ लोगों को लेना है, वो लोग जिनके अंदर वैसी हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा तो वो ज़्यादा लें। तो इस पर भी तहकीक जारी है। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक ये थोड़ी सी और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और सर, अब सुनने में आ रही हैं खबरें कुछ कोविड के हवाले से, कोई नई लहर आने का चांस तो कोई नहीं है, हमें बस ये एक खतरा है। अभी मैंने पढ़ा कोई एक्स नाम से आया। नहीं, चांसेस तो हैं ऑब्वियसली। आई थिंक मेरे लिए आई थिंक समर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे आपको पता है कुछ ममालिक में क्या कहते हैं, अमेरिका जैसे कि वहाँ पे कुछ जगहों पे अब नंबर्स दोबारा बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ महीनों में क्या है। ये ज़रूर है कि जब भी कोई लहर आती है तो हमको ये मालूम है कुछ महीनों के लिए फिर थोड़ा सा अमन सुकून होता है, उसके बाद फिर देन वी हैव टू सी कि हो क्या रहा है। So डॉक्टर साहब, मास्क इज द न्यू नॉर्मल देन?
वेल मास्क इज द न्यू नॉर्मल जब आपके नंबर ज्यादा हो, जब आपके नंबर्स कम हो तो फिर पब्लिक मास्क की जरूरत नहीं है, जब नंबर ज्यादा हो तो फिर आप यानी कि सारे डब्बे फेंके ना अभी। लेकिन अभी भी खतरात हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया और इस हवाले से हमें आप बता रहे थे। तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे मौजूद भी हमारे पास। प्रॉमिस, प्लीज डू कम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं जब मॉर्निंग शो शाजीब करती थी मुख्तलिफ, तो हर वीक, क्योंकि वीकली होता था मॉर्निंग शो, हर वीक कोई ना कोई बच्चा ऐसा उनकी तरफ से मेरे प्रोग्राम में आता था जो कि हर बार आके मुझे हैरान कर जाता था। यूं यकीन करे शाजीब, अगर आपको बताऊं, एक दफा तो ऐसी बच्ची आई जिसने क्या ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे माया खान बनना है। अच्छा, और तो बनाया, वो आके शो पे बैठी, उसने मेरी तरह एंकरिंग की। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इदारा बहुत बहुत काम कर रहा है और यही कहे कि आपसे आपने इशारा समझ लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ मेक अ विश। बिल्कुल, मेक अ विश फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वालिदैन भी पूरी कोशिश करते हैं उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की, लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह के हालात होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं कि हम बच्चों की ख्वाहिशात वो पूरी नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसी फाउंडेशन का अगर हम जिक्र करें जो कि एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो वो चाहते हैं, जो वो ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को पूरा किया जाए और उससे उन बच्चों को कितनी खुशी मिलती होगी, कितना सुकून मिलता होगा और वो जिंदगी भर याद रखते होंगे। कभी कोई बच्चा पुलिस कमिश्नर बनने की ख्वाहिश करता है, कभी कोई बच्चा डॉक्टर बनने की, सर्जन बनने की ख्वाहिश करता है, कोई बच्चा एंकर बनने का। और ये फाउंडेशन, ये फेडरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ये मेक श्योर करती है कि उन बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिश। अच्छा, कुछ मुनफरिद ख्वाहिशात भी आती है ना कि किसी को जॉन सीना से मिलना है, किसी को किसी से मिलना है, तो इन तमाम मामला पर बात करनी है और इस फाउंडेशन के हवाले से बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है सरबराह मेक अ विश फाउंडेशन मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? First of all, thank you very much for having me in your show, and Maya, you are always a very great support to the foundation. Of course. आपने बहुत हमारा साथ दिया है मेक ए विश का। Thank you so तो much. एक तो थोड़ा सा मैं आपको मेक ए विश के बारे में बताना चाहता हूँ। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है और वो बच्चे जो टर्मिनली इल होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड ऑफ द लास्ट विश, बस मोस्ट चेरिश विश है वो ये पूरी करता है। और पाकिस्तान में अपने क़याम से लेके अब तक हम तकरीबन कोई 15,000 बच्चों की विशेस को पूरा कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए और इस दुनिया से रुखसत होते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो उनकी ख्वाहिश की पूरी होने की थी। और ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आज कोई पाकिस्तान का बच्चा ये ख्वाहिश करता है कि मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है, तो इट विल बी पॉसिबल इन 1 मंथ। और हमने कई यूनिक विशेस की हैं। जॉन सेना इज अ वेरी बिग स्टार। जब उससे कांटेक्ट किया तो उसने कहा आप फॉरेन आइए, एंड वी वर हिज गेस्ट। और उसने अपनी एक जो बाउट होती है उसके अंदर अनाउंस किया कि आज मेरा एक फ़ैन पाकिस्तान से आया है। मलाला यूसुफजई से जब हम मिलने गए तो उसने कहा उस बच्चे की डेथ हो गई है, एंड शी सेड के जी मैं आज अपने गेस्ट के लिए खुद चाय बनाऊंगी। हालांकि वो चाय मंगवा सकती थी, फिर मशीन पे गई, चाय बनाई, उसको ला के सर्व की। सलमान खान से कुछ बच्चे मिले एंड वी वर द गेस्ट ऑफ सलमान खान पर 3 डेज जी। और उसने मुझे ये कहा आने से पहले कि इश्तियाक साहब दुआ करें कि हम लोगों के हालात अगर सही होते हैं तो आपको बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, हम खुद आएंगे बच्चों से मिलने के लिए। इज ए वेरी, आई मीन नॉट ए ग्रेट स्टार बट ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग आल्सो। और उसकी अपनी एक NGO भी चल रही है, बीइंग ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो देखिए इसमें ये हो रहा है कि ये सिर्फ एक विश ग्रांटिंग नहीं होती। जब बच्चे हमारे साथ आते हैं तो गिव अप कर चुके होते हैं क्योंकि माशरा उनको नेग्लेक्ट कर रहा होता है। माँ बाप एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने की हिम्मत नहीं रखते। तो जब उनको प्यार और मोहब्बत ये मिलती है तो उनमें जज्बा पैदा होता है। और हमें उन्हें जाने से पहले उनको हम ये कहते हैं कि बेटा आपने अपनी बीमारी से फाइट करना है,
और कई माया इस तरह की मिसालें हुई हैं कि बच्चे जो अब आए थे तो गिव अप कर चुके थे, बट अब माशाल्लाह जब उनकी विश पूरी हुई है तो उन्हें एहसास हुआ है और अब वो फाइट कर रहे हैं अपनी बीमारी वो से। मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते होंगे ज़ाहिर है जब अपनी फेवरेट पर्सनालिटी से मिलते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस साल की बात कर लें तो कितने बच्चे अब तक जो है उनकी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, अगर सिर्फ 2022 की बात करें? सर ऑलमोस्ट हमारा एवरेज जो है 1000 विशेस हम करते In a हैं। year. क्योंकि देखिए ये वी आर नॉट सेंटा क्लॉज कि किसी ने कुछ कहा और हमने दे दी, नहीं, हम उसको प्लान करते हैं ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा खुशी जो है वो उसकी हासिल हो। देखिए माया ये हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं जो हेल्दी हैं उनके लिए पूरी जिंदगी का स्पैन पड़ा हुआ है, वो बड़े होके अपनी विशेष पूरी कर सकते हैं, मगर ऐसे भी बदकिस्मत बच्चे हैं। अभी कुछ अरसे पहले एक बच्ची की विश आई डॉल एंड डॉल हाउस की, और जब उसकी विश को हमने पूरा किया तो उसके वालिदैन रोने लगे। बेचारा कहीं ठेला लगाता था, ये सर कि एवरीडे मुझसे कहती थी कि मेरी डॉल होनी चाहिए एंड आई कुड नॉट अफोर्ड। तो आज मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ कि अब ये मुझसे नहीं कहेगी। और हमारे यहाँ इतनी डिस्पैरिटी है कि हम अपने बच्चों की तो जो ख्वाहिश होती है जितनी भी महंगी होगी हम पूरी कर देते हैं, मगर एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है कि छोटी एक विश टू हैव ए डॉल एंड द पेरेंट्स कांट अफोर्ड। बड़ी बात जी है हाँ। इस वक्त जो आप कर रहे हैं कि एक गुड़िया जिसको कई घरानों में 3 महीने बाद या 1 महीने बाद भी 1 हफ्ते बाद भी फेंक दिया जाता है, जी हाँ। वो किसी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब हो सकता है। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि जिस तरीके से बच्चे आ रहे होते हैं मेकअप विश में मिक साहब, और इसके अलावा जो फैमिलीज का चैलेंज होता है, फाइनेंशियल चैलेंज होता है, वो घर में खाने को भी नहीं होगा, एक एक कमरे में वो फैमिलीज रह रही होंगी, लेकिन उनकी वो जो है ना वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात उनकी जो है वो अभी अगर आगे आने वाले दिनों की बात करूं तो कोई ऐसे विषय जिन पर आप बच्चों के काम कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में कुछ ऐसा कोई 2-4 बच्चे ऐसे जिनका आप जिक्र भी कर सकें हमारे साथ? देखिए हमारा ये है कि हमने काफ़ी प्लान कर रखी है। हमारी अराउंड 75 to 80% विशेस जो होती हैं टू हैव सम मटेरियल थिंग, यू नो, मतलब क्योंकि उन बच्चों को साथ सेल फोन की बड़ी आ रही हैं, क्योंकि किसी का अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का तो उसको इन टच रहना पड़ता है, ये है। तो इस तरह की विशेज आती हैं, तो ये तो हम करते रहते हैं। कुछ सेलिब्रिटी से मिलने की विशेज आई हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे जो जितने भी बड़े स्टार हैं, आप यकीन करें कि जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, अभी मैं एक बच्चे से मिला जो अगेन ब्लड कैंसर उसको था, और शाहिद अफरीदी की उसकी विश आई हुई है, हम वी आर इन टच विद हिम। और शाहिद भाई तो इज ऑलवेज जब मैं कराची आऊंगा उन बच्चों को लाऊं तो फिर उनके साथ इनकी मुलाकात अच्छा, होगी। मुलाकातों के अलावा कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी हमने कुछ देखी हैं पिक्चर्स में कि उम्रा करना है हमें, उम्रे के साथ हासिल हो, हम अपनी फैमिली के साथ जाना है, ऐसी ख्वाहिशात भी सामने हाँ आती जी, अब 10 बच्चों की हम तैयारी कर रहे हैं और इनका इंशाल्लाह विद इन 10 days दे विल बी हैविंग उम्रे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जा रहे हाँ, हैं। फैमिली के साथ, और उसका सारा खर्चा सब कुछ है सब हम विश करेंगे। मेक ए विश करती है। अल्लाह। तो सिलेक्शन कैसे होती है बेग साहब? हाउ डू यू प्रायोरिटाइज कि किसका कैसे होगा? एंड ऑल्सो प्लीज इस पे भी बताइएगा कि इफ समबडी वांट्स टू कम एंड सपोर्ट मेक अ विश कैसे कर सकते हैं, कैसे आप तक रीच कर सकते हैं? माया इसके अंदर ऐसा है कि हमारे पास स्टाफ के अलावा वॉलंटियर्स के बड़े यंग वॉलंटियर्स हैं, वाह वाह। और कुछ ख्वातीन हैं। एक खातून हमारे पास है, शी इज अराउंड 70 years एंड शी सेड कि आई डोंट वांट टू स्टे एट होम, व्हाई नॉट टू। अच्छा, हम ये करते हैं कि उन हॉस्पिटल्स को विजिट करते हैं जहाँ पे कैंसर के बच्चे हैं, किडनी की डायलिसिस हो रहा है, इस तरह के, क्योंकि हम उसमें नहीं जाते कि किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को। अच्छा, फिर जाके हम उससे एक इंटरेक्शन करते हैं, आइस ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो जी कुछ चॉकलेट्स वगैरह दी ताकि उससे दोस्ती हो जाए, फिर उसके वालिदैन को उठा के साइड पे कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि वालिदैन इन्फ्लुएंस करते हैं, बच्ची कह रही है कि जी मुझे इससे मिलना है, वालिदैन कहेंगे कि नहीं कोई ये चीज़ मांग लो, ये फाउंडेशन देगी, तो उसको अलग करके फिर हम जनाब बच्ची अगर कोई है तो उससे पूछते हैं कि जी अगर कोई परी आए और तुमसे कहे कि एक चीज़ मैं तुम्हारी करूँगी, क्या बतलाओगी? तो उनके दिल से निकलती, क्योंकि डिग आउट विश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। माया, अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके दिल में क्या विश है, आप भी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगी। मैं इस वक्त देख भी रही हूँ और खो भी गई हूँ कि तो क्या ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन और जैसे आपने कहा है तो हमारे पास एक लिस्ट है, मेरी वेबसाइट है मेक ए विश की www.org.pk। इसमें आप जब जाएंगे तो एक मेक ए विश है जिसमें आप विशेस को अडॉप्ट कर सकती हैं। अच्छा। और इतनी महंगी विशेस नहीं हैं, बल्कि
start it. Ramadan is here. Yeah. Start a wish, adopt a wish. Adopt a wish. Wow. अच्छा, इस प्रोग्राम में हमने ये रखा है कि कोई बच्चा जो आपको टच करता है, जो भी विश हो, उसके अंदर छोटी भी विश है, बड़ी भी विश है, वो बच्चा आप खुद आइए, उससे मिलें, उसकी विश को पूरा करें और दुआएं लें। आप यकीन करें, अल्लाह कहता है कि आप दूसरों के चेहरों पे खुशी लाओगे, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। कोई शक नहीं है इसमें। बिग साहब, मैं एक बहुत आम सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर इस वक्त देखा जा रहा है आपको, आपने कहा कि अडॉप्ट कर सकते हैं, काफी लोग नहीं समझ सकते किस तरह जाना है, इंटरनेट पे जाएं, चूज करें। यहाँ पर रहने वाले लोग जिनके पास जिनको नहीं समझ में आता या वो इतना इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, वो आप तक क्या पर्सनली भी आ सकते हैं? कैन दे, आई मीन? हाँ जी, हमारा क्लिफ्टन सेंटर के अंदर ऑफिस है, प्लीज आप वहाँ पे आएं। एंड नॉट ओनली कि आप विश अडॉप्ट करने आए या कुछ डोनेशन देने आए, हमें रजाकारों की भी जरूरत है, जो वॉलंटियर्स होते हैं। देखिए, हम अपना टाइम जाया करने के बजाय अगर अच्छे कामों में दें तो हमें, और फिर ये मेक ए विश क्योंकि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, अगर कोई बच्चा हमें टाइम देता है और कब दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको क्रेडिट दिया जाता है। दे अप्रिशिएट दिस थिंग्स कि जनाब आप किसी इंटरनेशनल एनजीओ के साथ जो थे और दिल में जज्बा रखते हैं गरीबों के लिए काम करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस मेक अ विश वाले तमाम इस पर जो बच्चे पैनल पर मौजूद हैं, बिग साहब, क्या उन लोगों के लिए कोई इफ्तार का प्लान है, कोई इन द फ्यूचर कमिंग डेज बिफोर द रमजान एंड्स, ताकि अगर ऐसा हो तो हम भी आ जाएंगे और हम लोग भी नहीं, आई विश के माया भी क्या हुआ था कुछ दिनों पहले, कमिश्नर कराची और उनकी वाइफ ने, अच्छा, दे आर ग्रेट सपोर्टर टू मेक ए विश, एक फंड रेजिंग डिनर किया था जिसमें 11 कंट्रीज के कौंसल जनरल्स भी आए थे और मेक ए विश के बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस भी शो किया था कि जी हमारी ये विश थी, हमने वो दिखाई और उसके बाद ही केम कि जी मैंने ये विश पूरी हुई है। हमारे यहाँ विश ग्रांटिंग भी होती है, मैं आपको इनवाइट करूंगा, बट डेफिनेटली हम एक क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जी एक फैमिली है मेक ए विश की। इन बच्चों को जब हमने विश पूरी करी तो ये नहीं है कि हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। अभी रमजान, ये जब कोविड आया तो माया ये हालत थी कि कुछ बच्चे जिनकी विशेष कुछ मुख्तलिफ थी, उन्होंने कहा हम अपनी विश को चेंज करना चाहते हैं, एंड व्हाट वी वांट नाउ कि आप हमें राशन पहुंचा दें। तो खैर वो हमें मालूम था कि दिस इज नॉट देयर विश बट दिस इज देयर नीड। फिर हमने ये किया कि कोई 3000 फैमिलीज ऐसी थी जिनको कोविड के वक्त में जब लॉकडाउन लगा था, हमने उनको जी राशन वगैरह किया। अच्छा, ईद पे बड़ी विशेष आती हैं जनाब कि मुझे नए कपड़े चाहिए, क्योंकि डोंट थिंक एवरीबडी विल हैव ए न्यू क्लोथ्स, और ये वो हम पूरी करते हैं। और एक हमने प्लान किया है जिसमें हम आपको भी अगर टाइम है तो जरूर आइएगा, और ये कि बच्चों को और उनकी फैमिलीज के साथ हम एक दिन अफ्तार करने का भी हम प्लान, बिल्कुल हम जरूर शिरकत करेंगे। साथ में बताएगा जो बच्चे हैं उनका इंतखाब कैसे किया जाता है, ख्वाहिश के हवाले से भी, क्या खुद से भी लोग जैसे आप बता रहे हैं राब्ता खुद से भी करते हैं, या आप लोग भी जाके देखते भी हैं कहाँ का बच्चे आप लोग के साथ शामिल भी हैं, लोग भी बताते हैं? अब तो जी हॉस्पिटल इतने पहचाने लगे, अच्छा मेक ए विश अच्छा वो क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो वो हमें बतलाता है कि फलाना बच्चा जो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या किडनी का वो हो रहा है, तो वो कहता है कि यार इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको ज़रा प्रायोरिटी दे दो। तो हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि वी नो दिस थिंग्स कि दिस गाय कैन नॉट, बच्चा इंतज़ार नहीं कर सकता, तो हम उसकी पहले कर देते हैं। और दूसरा जो है कोई जानलेवा मर्ज से मुब्तला बट सस्टेन कर सकता है तो उसको हम थोड़ा बाद में रखते हैं। और अब तो ये है कि हमारे पास लेटर्स बड़े आते हैं जनाब, अच्छा। लेटर्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग कॉल करते हैं कि मैं किसी को जानती हूँ, उस बच्चे की ख्वाहिश है ये, फिर हम उनसे मिलते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि www.makeawish.org। एक बड़ी अभी कुछ अर्से पहले आपने देखी एक बच्ची थी और ये बल्दिया में रहती थी, इसकी विश थी, इसने पता नहीं कहाँ ये डिज्नी थीम का एक रूम देखा था, तो हमने इसका पूरा एक रूम बनाया डिज्नी थीम का, और इतना खूबसूरत वो था, उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप देखेंगे। जी हाँ, और आप यकीन करें कि जब वहाँ से हम निकले तो कई लोग कह रहे थे कि जी हमारा रूम ऐसा नहीं है जैसे आपने पूरा रूम हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया जी। मगर हमारे बच्चों की अब जो है ना सोच, वो इंटरनेट की वजह से डोंट थिंक कि वो सोच बहुत लिमिटेड है, उनका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। अब ये बच्ची को जब मैंने कहा कि ख्याल कहाँ से आया तो उसने कहा इंटरनेट पे करती थी और उसको डिज्नी थीम का जनाब पता लगा और उसने वही की। अब लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं और बच्चों को भी हम देख रहे हैं, खासतौर पर स्मार्टफोन्स उनके पास हैं, और वो भी जाहिर है जब देखते हैं एक्सपोजर उनका इंटरनेट के थ्रू होता है
तो उनकी पे ख्वाहिशात भी उसी के मुताबिक होती हैं, जैसे कि मिर्जा साहब कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड माया प्लीज ऑफ कोर्स दोबारा से आपने मेक विश का सपोर्ट नहीं, किया I'm है। back इंशाल्लाह। इंशाल्लाह we will visit. आप भी इसके अंदर डेफिनेटली आई एम बैक, थैंक यू। सो Thank मेक you अ very much विश for की coming. तरफ आगे बढ़िए। उन बच्चों की जो वो अलील हैं, उनको सिवियर डिजीजेस या इलनेसेस हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने में, चेरिश कहते हैं ना कि बहुत ही यादगार, उनकी ख्वाहिश को पूरी करने में उसको मज़ीद यादगार बनाइए और आगे बढ़िए, मेक अ विश का हिस्सा बनिए। और अब प्रोग्राम में एक और कहेंगे ना कि इस तरह की ये किसी को मछली पकड़ कर देना भी नहीं किए, लेकिन मछली पकड़ना सिखाना भी बहुत बड़ी नहीं किए। मैं अक्सर ये बात को बार बार इसलिए दोहराती हूँ कि फी ज़माना अगर आप किसी को ये सिखा दें कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ई कॉमर्स अदा कर रहा है। बिल्कुल, और लोग चाहते हैं मुनाफा कमाना, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि मुनाफा कमाया कैसे जाए, स्टार्टअप किया कैसे जाए। अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहली सीढ़ी क्या होगी, ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस किया जाए, किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफी हद तक इंटरनेट ने ये चीजें आसान भी की है माया, कि लोगों को बहुत गाइड किया। अब तो वो होता है ना, गूगल पे लिखते हैं कि भाई और क्या आइडियाज है, हर किस्म के आइडियाज मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। और इंटरनेट के थ्रू हम इतना ग्लोबली कनेक्टेड हैं कि हम सारे ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं बड़ी इजीली, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन बिजनेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन बिजनेस होने वाले का जो नाम है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। जो भी बिजनेस का एक्सचेंज होता है गुड्स या सर्विसेज, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट देते हैं, बेचते हैं, या कोई सर्विस देते हैं और बेचते हैं, वो ऑनलाइन अगर उस पर होता है, वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जाता है। बट देन अगेन वो आता नहीं है लोगों को। कितने लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं आता, उनको समझ में भी नहीं आता और कोई सिखाने वाला भी नहीं होता। तो आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में बड़े कोई खास मेहमान आए हुए शायद। बिल्कुल, और ई कॉमर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप लोगों को ये बताएंगे ई कॉमर्स क्या होती है, उसके अंदर कैसे आप लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया ई कॉमर्स एक्सपर्ट उस्मान अख्तर साहब ने। उस्मान अख्तर साहब को खुशामदीद कहेंगे सब सवेरे पाकिस्तान में। सर कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। जी जी, यू वेलकम। अच्छा उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप अंदाजन कितने लोग हैं अब जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ आना चाह रहे हैं और ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं? जी इस वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और वो इसकी तरफ आना चाह रही हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग, क्योंकि अब कोविड के दौरान अब दुनिया जो है वो चेंज हो गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो लाखों लोगों ने जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अब इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरीके से वो घरों में बैठकर वो ऑनलाइन अपना कारोबार कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए वो बाहर के कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में, यूके में, जर्मनी में जो है वो अपनी ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऑलरेडी पाकिस्तान से लोग कर चुके हैं। अच्छा। तो जी बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब ये बताइएगा कि पहले जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, आइदर आप उनको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट एंड सेल्फ जो है वो अपनी जो है वो डिस्प्ले करें, आप सिर्फ ऑनलाइन मॉल दे रहे हैं उनको, किस तरह दे रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज है, प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिए। जी ऐसे है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग जो हैं वो अमेज़ोन के ऊपर, अमेज़ोन जो कि पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ई कॉमर्स की कंपनी है और वहाँ पर जो है वो जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर हम जो है वो पाकिस्तानी एज ए रजिस्टर हो सकते हैं और अपना अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़ोन का सेलिंग अकाउंट जिसे कहते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बेची जाती हैं, लेकिन हमारा जो है जो हम लोग फोकस करते हैं वो रीसेलिंग मॉड्यूल्स पे करते हैं कि लाइक वहाँ पर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं हम उसी को रीसेल करते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर बिक रही है हम उसको लिस्ट करते हैं, ऑर्डर आता है हम अपने सप्लायर से लेके अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि हमें इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करना पड़ता, हम जो है वो इन्वेंट्री को खरीदते नहीं है और जैसे ही हमें ऑर्डर आता है हम अपने सप्लायर से को कहते हैं कि वो हमारे कस्टमर को पहुंचा दे। तो हम एक मीडिएटर का जो है वो रोल अदा करते हैं जो इस मार्केट प्लेस पे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, मैं यहाँ पर आज चाहूँगा कि आज हमारे प्रोग्राम में आप हमारे नाजरीन को, क्योंकि हम अक्सर ई कॉमर्स से बात करते हैं लेकिन वो जिस लेवल पे बात होती है मेरे ख्याल में आम लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या जो घर पे बैठी खवातीन है उसको समझ नहीं पाते कि हमें बेसिकली पहला स्टेप है क्या। मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे प्रोग्राम के जरिए
नाज़रीन को ये बताएं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, उनको बेसिकली करना क्या है? क्या वो पहले लेक्चर्स लेना शुरू कर दें? क्या उनको बस आज से ही अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो करके आगाज करना है? इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है? मैं चाहूंगा आप पूरा प्रोसेस बताएं। अगर बेसिकली आप ऐसे कह लें, बल्कि यही कह लें कि मैं अगर करना चाह रहा हूं तो मेरे लिए क्या स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लर्निंग का स्टेप है जी कि हमें जो है वो पहले सीखना है, हमें स्किल को अडॉप्ट करना है कि ये स्किल हमारे पास आ जाए। देन जब हम एक स्किल को सीख लेते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से भी फ्री कोर्स दिया जाता है कि आप जाएं, जाके फ्री जो उसकी वीडियोज़ हैं उसको देखें और वो उसकी जो बेसिक्स हैं वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ इसकी अवेलेबल हैं। होता है कि जब आप सीख लेते हैं, आफ्टर लर्निंग द स्किल, आप क्या करते हैं कि फिर आप अपनी सर्विसेज लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी, एक तो ये कि इस कारोबार में आपको इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं चाहिए, आपने सिर्फ इस स्किल को सीखना है, आप उसके ऊपर स्ट्रांग होने चाहिए ताकि जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट करें तो आप उसके बाद जब ऑर्डर आए तो आप कस्टमर ख़रीद कर भिजवा दें। लाइक कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें। आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप अपना अमेजोन का अकाउंट नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, पहले स्किल सीखेंगे। स्किल सीखने के बाद आप उसकी सर्विसेज उन लोगों को बेचना शुरू करेंगे जिनके ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अकाउंट्स हैं। तो आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो बेचना शुरू कर देंगे। लाइक कि जो लोग ऑलरेडी अमेजोन पे अकाउंट बना चुके हैं वो आपसे सर्विसेज ले लेंगे कि आप मेरे अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करें और जो भी मुनाफा आएगा उसमें से मैं आपको परसेंटेज दे दूंगा। राइट, ठीक हो गया। ये परसेंटेज अभी क्या है, क्या सर कितना है? 10 है, 10 to 12 है, 12 to 15 है। इंशाल्लाह फिर आपसे फिर राब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच मान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। यहाँ पर प्रोग्राम में छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, वी बोथ विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। बरकतों वाला महीना है, माह रमज़ान है, और इसमें कोशिश होती है कि रमज़ान के रोज़े रखना हर एक की ख्वाहिश भी होती है कि अगर वो पॉसिबल नहीं भी है, कुछ बीमारियां भी हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि रोज़े ज़रूर रखे जाएं। लेकिन किस तरह रखे जाएं? ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि रोज़ा रखें, लेकिन कैसे रखें? डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले जानने की कोशिश करें। कि प्रॉब्लम ये आती है जब आप इतनी देर तक माया खाली पेट रहते हैं तो शुगर लेवल लो हो जाता है, उसमें सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा डरते भी हैं वो। तो इस डर के साथ साथ पॉसिबल क्या है, क्या रोज़ा वाकई जो डायबिटिक पेशेंट है वो रख सकता है? इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे अफराद अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारी फैमिली में, हमारे बड़ों में काफ़ी लोगों को है रहा और चैलेंजेस बहुत आते हैं। साथ में उनके साथ रहने वालों को भी ऑब्वियसली फिक्र रहती है, कहीं शक्कर ना चली जाए, कहीं इनको वीकनेस ना हो जाए, कहीं जो है वो ऑब्वियसली इंसुलिन पर होते हैं। सो ये बड़ी फिक्र मंदाना बात है। तो आज हमारे साथ शाजिब डायबिटोलॉजिस्ट, बिल्कुल डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब खुशामदीद करेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब और माया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रमजान मुबारक में लोग करें क्या? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल शाहज़ेब, हमारे ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, तहकीक ने बताया था कि 80 से 90% डायबिटीज़ के मरीज़ माह रमज़ान में रोज़ा ज़रूर रखते हैं। अच्छा, हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि अपने ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों को रोज़ा रखने की इजाज़त दें, लेकिन ज़ाहिर है रोज़े से पहले कुछ उमूर हैं जो उनको अंजाम देना ज़रूरी है। जैसे रमज़ान में स्पिरिचुअली भी हम रजब और शाबान से शुरू करते हैं, वैसे ही सेहत के हवाले से भी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। अपने डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयों को सेट कराना है, ग़िज़ा के बारे में पता हो, पानी की इंटेक कितनी रखनी है ये पता हो, सहर इफ्तार में क्या लेना है, क्या बदपरहेजी नहीं करनी है, ये वो तमाम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों को अगर पहले से वो ग्रैस्प कर लें और पता कर लें और इस पर अबूर हासिल कर लें तो डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज़ माह रमज़ान में रोज़ा ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा सा हम लो और हाई दोनों को ज़रा सा सेग्रीगेट करते हुए चलते हैं डॉक्टर साहब, कि जो लो है उनको रोज़ा रखना कितना रिस्की है या नहीं है, या हाई है जिनको है उनको लिए रिस्की है या नहीं है?
और दोनों को जरा सेपरेटेड अपने हिसाब से बता दीजिएगा कि उनको इनको ये एहतियात और इनको ये एहतियात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए माया, डायबिटीज के जो मरीज हैं, डायबिटीज में हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए जो भी हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, परहेज बताते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लड शुगर हाई नहीं रहे बल्कि नॉर्मल रहे। अब डायबिटीज का मरीज जब माह रमजान में दाखिल होता है तो बहुत जरूरी है कि उसका शुगर ना हाई हो ना लो हो। और ये भी मैं बताता चलूँ आपके तमाम नाजरीन को कि अगर ब्लड शुगर 70 से कम हो जाए या 300 से बढ़ जाए दौरान रोज़ा, तो रोज़ा खोलना ज़रूरी है। फिर ऐसे में आप रोज़ा कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हाई और लो जिनकी शुगर हो रही है उनको हम इजाजत नहीं दे रहे होते। रिपीट कर दीजिएगा सभी जुमला जो आपने कहा कि कहां से बड़ा 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम शुगर हो जाए या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए ब्लड शुगर दौरान रोज़ा, तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ा लोग जरा परेशान हो जाते हैं कि दीन में इसकी इजाज़त है या सिर्फ डॉक्टर हजरात ये बता रहे हैं। तो मैं आपके तमाम नाज़रीन को बता दूं कि 13 ममालिक के तमाम मकतब के उलमा मिल के बैठे और उन्होंने ये तय किया, ये सारी गाइडलाइंस 2016 में मुरतब की, जिसके बाद हमारे लिए बड़ा आसान हो गया लोगों को बताना कि आप रोज़ा रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, और रखेंगे तो किस तरह रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है फिर जो वो तमाम पेशेंट्स जो शुगर के मरीज़ हैं वो क्या करें, वो डाइट क्या लें, खासतौर पर अगर वो रोज़ा रखना चाह भी रहे हैं और उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आप कह रहे हैं कि इसके अंडर है, तो फिर उनके लिए डाइट प्लान आपके मुताबिक क्या होना चाहिए कि वो सहर में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं, ताकि वो बैलेंस्ड रहे उनकी डाइट भी? बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला तो शाज़ेब वो दवाइयाँ अपनी ज़रूर एडजस्ट कराएं, क्योंकि आम तौर पे रमज़ान में दिन पूरा उलट जाता है। 15 घंटे का रोज़ा होता है, बीच में कोई लंच नहीं आ रहा है, फिर इफ्तार के बाद रात में एक लेट नाइट डिनर अक्सर आ जाता है। तो पहले तो आदत तो थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं या कुछ शुगर ले लेते हैं। मेरे ख्याल से तो पूरी कौम की शाज़ेब आदत हो गई है मंचिंग की। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो पहला तो बहुत ज़रूरी है कि दवाओं को एडजस्ट कराया जाए। नंबर 2, रमज़ान में डाइट बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर रमज़ान में डाइट आप देखिए सारे घरों में मुख्तलिफ बदल जाती है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि परहेज का महीना है, तो हम डायबिटीज़ के मरीज को बड़ा सिंपल बताते हैं। हम कहते हैं कि सहरी में आप वही लें जो आप अपना नाश्ता करते हैं या खाना ले लें, इफ्तार में आप वही करें जो आपका डिनर होता है। आप समोसे, पकोड़ों, फेनी, खजलो, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें। एक खजूर की हम इजाज़त देते हैं, सहरी में भी ले लें, इफ्तार में भी ले लें। इसी तरह मशरूबात में शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर लें, लस्सी पी लें या पानी में लीमू निचोड़ के पी लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ को हम बताते हैं। इसी तरह फल खा सकते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ तमाम फल खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, एक वक्त में थोड़ा फल खा सकते हैं। तो हम मरीजों को कहते हैं कि आप सहर में भी और इफ्तार में भी एक प्याली फल जरूर लें। इसी तरह वो दही भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं गिज़ा में जो इनको इजाजत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, जिनको डायबिटीज नहीं है या अगर है तो डायग्नोज नहीं हुई भी, या दे आर अवॉइडिंग द सिम्टम्स, रमजान में किसी की शुगर लो हो रही है, शुगर वो हो रही है, वो समझ रहे हैं शायद बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं जो डायरेक्टली जो है आपका डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं कि इसको सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं डायबिटिक होने के? जी देखिए, माह रमजान से पहले माया जो डायबिटीज का सबसे बड़ा सिम्टम है वो कमजोरी है। अगर 10 लोगों से आप पूछेंगे तो शायद 5-6 कह देंगे कि हम कमजोर जरूर महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो अगर कोई भी शख्स जल्दी थक जाता है या कमजोरी किसी किस्म की भी महसूस करता है तो ये शुगर चेक करना तो बहुत आसान है। आप लेबॉर्ट्री जाएं, 100-150 रुपए में शुगर का टेस्ट हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट, वो करा के अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं। ये इतना आसान है। इसी तरह माह रमज़ान में अगर किसी को रोज़े रखने में मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या इफ्तार के बाद बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो बड़ा आसान है, वो भी जाके अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कराएं। आम तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा हजम रखती है, उसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आते हैं। उसका सबसे पहला सिम्टम है जल्दी थक जाना। आमतौर पे लोग इसको अवॉइड कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारा जिंदगी का रूटीन बहुत बिजी है तो हम थक रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये अक्सर डायबिटीज भी होती है। अच्छा, ये शिकार होते क्यों डायबिटीज का लोग, और क्या ये फैमिली से भी आपको मिलती है ये चीज, या फिर ये कि हमारे कुछ रूटीन ऐसे हैं, हमारी डाइट्स ऐसी हैं, इस वजह से आप इस बीमारी का शिकार होते हैं? मैं शाहजेब आपके चैनल के तवस्सुल से सबको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तीसरी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की डायबिटीज की। चाइना और इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे है। हम अमेरिका से भी आगे हैं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है, और ये तेजी से बढ़ रही है। और मैं आप हैरान होंगे सुन के कि 5 साल पहले हम सुनते थे कि ये फिगर जहां हम आज पहुंच गए हैं 3 करोड़ पे, ये 2045 में आने वाला था ये फिगर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये फिगर हम अभी 2022 में पहुंच गए 5 साल के अंदर। ये कैसे हुआ शाहजेब? पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लोग चलते नहीं हैं, चलते हैं तो कोई बटुआ चुरा लेता है, कोई गन निकाल के मोबाइल ले लेता है,
ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। खाना पीना ये अक्सर तब्दील हो गया, पहले घरों के खाने थे, मसाले भी घरों में बनते थे, ऑर्गेनिक खाने थे, देसी खाने ऐसे ही है। और आज आप देखें हम ऑर्गेनिक खाने ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से मिल जाए। इवन रमजान में तो लोगों की आदत होती है फ्रोजन खाने जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और सही जो तो कह रहे हैं ऑर्गेनिक डॉक्टर साहब। डाइट है वो खत्म हो जाती है। कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि रमजान में पता नहीं क्यों हम इतना ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, इतनी हमारी डाइट चॉइसेस अनहेल्दी हो जाती हैं कि जिसको कुछ नहीं भी है ना, खुदा ना खासा डॉक्टर साहब, उसको भी कोई ना कुछ ना रमजान के एंड तक हो ही जाए। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि उनको ये खाना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जरा वो भी थोड़ी सी इस्लाह करते हुए जाइए और डांटते हुए जाइएगा, ताकि जितने भी डायबिटिक वाले पेशेंट हैं बड़े बच्चों की तरह होते हैं। हमारी बात सुनेंगे, आपकी बात हाँ, आपकी बात सुनेंगे। मैं तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस सिलसिले में अवेयरनेस करें। सिर्फ माया डायबिटीज वालों के लिए नहीं, अब तो इतनी डायबिटीज बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज है। इसका मतलब है हर घर में 1 शख्स डायबिटिक है, और मैं कहता हूँ बाकी 3 एट रिस्क है डायबिटीज के होने के। तो बहुत जरूरी है सभी अपनी डाइट को बदल लें। क्या जरूरत है कि हम इफ्तार पकोड़ों और समोसे ही करें? मैं तो कहता हूँ लोग इतने भूखे होते हैं इफ्तार पे कि कुछ भी आगे रख देंगे तो वो खा लेंगे। और जरूरी भी नहीं है कि घर की खवातीन डबल काम करें, पहले पकोड़े समोसे भी मेहनत करें, रात का खाना भी तैयार करें। माह रमजान है, इबादत का महीना है, डायरेक्ट डिनर होना चाहिए इफ्तार पे। ऐसा ही है जी। इसी तरह सहरी में फल हो, दही हो, आपका नाश्ता हो या आपका खाना हो, कोई जरूरत नहीं है हमें खजला और फेनी इन चीजों में पड़ने की। तो मेरे ख्याल से माया हम सब अगर ये अहद कर लें कि रमजान में मीठी चीजों को कम करें, ये जो शरबत है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मीठा जाते हैं, इसके अलावा तेल वाली चीजों को कम कर दें, पकोड़ों और समोसों को। अगर मीठे और तेल को हम कम कर लें अपने अपने घरों में, तो डायबिटीज का मरीज भी सुकून से माह रमजान गुजारेगा और बाकी लोग भी डायबिटीज से बच सकते हैं। अच्छा, टीनेजर्स भी डायबिटिक का शिकार हो रहे हैं आजकल, और ये क्यों हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। आप हैरान होंगे शाहजेब, आज से 8-9 साल पहले 40 साल से ऊपर डायबिटीज होती थी टाइप 2। मेरे सामने पिछले 8-10 सालों में ये कम होते होते 30 साल हुई, 25 हुई, और फिर इसको एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, कहा नहीं कोई लोअर लिमिट है ही नहीं। आज हमारे क्लिनिक में 12, 14, 16 साल के लड़के हम देखते हैं डायबिटिक हैं। क्यों है? क्योंकि जब वो 12, 14, 16 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं तो शदीद मोटापा है, 80, 90, 100 किलो वजन है। वालदैन समझ रहे हैं शायद हमने अच्छी परवरिश की, अच्छा खिलाया पिलाया, हमारे बच्चे मोटे ताजे हैं, सेहतमंद हैं, और वो बेचारे अब जिनका मैट्रिक भी नहीं हुआ है, ओ लेवल्स भी नहीं हुआ है, वो डायबिटीज को लेकर बैठ गए। आपकी कितना अलमिया है हमारी नई जनरेशन। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हम देखते हैं कि उनके बाकी ऑर्गन इससे बड़े मुतासर होते हैं, ओवरऑल बॉडी के। ऐसा भी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डायबिटीज को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर किसी को डायबिटीज है तो चूंकि डायबिटीज होता क्या है, खून में शुगर बढ़ जाती है। खून तो जिस्म के हर हिस्से में जाएगा। जब वो ज्यादा शुगर वाला खून जिस्म के हर हिस्से में पहुंचेगा तो जिस्म के तमाम ही आज़ा अफेक्ट होंगे, चाहे फिर वो आंखें हों जो अंधापन आ जाता है, चाहे वो दिमाग हो जिसमें फाले जाएगा, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे पैरों का कट जाना हो, चाहे गुर्दों का खराब हो जाना हो। ये तो चंद पेचीदगियां मैंने बताई, पेचीदगियां ही पेचीदगियां हैं। और इसमें तो हीलिंग भी बड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है, कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बड़ा हीलिंग। बात आपकी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब के, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स क्यों, हर एक को अपनी डाइट चेंज करनी जरूरी है। और मेरा ख्याल है इस वक्त जरूरत भी है इस वक्त के इस बात की जिक्र किया जाए लोगों को बारहा कि क्या जरूरत है। अभी भी जो है ना दूसरा अशरा तीसरा अशरा बाकी है, अभी भी आधे से आधा रमजान बाकी है, तो खाने पीने का जरा एहतियात करें और इसका ख्याल रखें। ऑब्वियसली कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने इस वक्त देखने वालों को जो आपके पेशेंट्स भी हैं या और भी हैं जो आप समझते हैं कि एक उनके अंदर साइकोलॉजिकल जो हिट होता है वो उसकी तरफ कोई निशानदेही अगर क्योंकि आपको बहुत सारे आज डायबिटिक पेशेंट सुन रहे होंगे खास तौर पर इस प्रोग्राम में, हमारे डॉक्टर आ रहे हैं आज मॉर्निंग शो में। हम चाहते हैं कि आप हमारे शो की जो है ना तवज्जुह से बताएं जरा उन तमाम पेशेंट्स को कि उनके लिए क्या आपकी हिदायत है खास तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब हमें अपनी अगली जनरेशन को भी बचाना है। तो आज हम वो एक डायबिटीज का मरीज भी घर में है तो पूरे घर की डाइट को बदल दे, सिर्फ उस एक शख्स की डाइट को ना बदलें। पूरा घर आज ये अहद कर लें कि हम मीठी चीजों को कम कर देंगे, तेल वाली चीजों को कम कर देंगे, जो नॉर्मल ग़िज़ाएं हैं वही माह रमजान में लेंगे ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को बचाएं। आज जो डायबिटिक्स हैं उनको 40 साल 50 साल में हुई थी, अब जो अगली जनरेशन है वो 10, 12, 14 साल में डायबिटीज। क्या होगा हमारा आगे, हम इससे कोप नहीं कर सक रहे। दूसरी चीज, हमारे लोग आम तौर पे जो जहां से मशवरा मिलता है ना ले लेते हैं। ये किसी ने कहा ये दवा सुबह ले लो, ये सहरी की दवा छोड़ देना, ये मैं इस तरह करता हूँ। तो कोशिश करें अपनी कीमती मामलात में भी, हमारे पास अगर पैसे पड़े तो हम लोगों से तो नहीं पूछेंगे कि उन पैसों का क्या करना है। हमारी बेगम के पास सोना पड़ा है तो वो भी अपनी
दोस्तों से नहीं पूछेंगे सेहत सोने को क्या बिल्कुल नहीं पूछा जाए किसी से भी। हाँ, सेहत भी एक कीमती चीज है, सबसे ना पूछा जाए, माहिर से पूछा जाए, माहिर से, डॉक्टर से अपना पूछा ख्याल रखा जाए और पेचीदगियों से बचा जाए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी से पूछेंगे नहीं मुझे खर्च कैसे करना है, और अपनी सेहत को आप उससे ज्यादा कीमती समझें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इंशाल्लाह फिर आइएगा, फिर जो है रहनुमाई हासिल करेंगे। डॉक्टर अली असगर हमारे साथ मौजूद, डायबिटोलॉजिस्ट, और आई एम वेरी वेरी होपफुल, श्योर का तो पता नहीं, लेकिन बड़े होपफुल हैं हम दोनों कि आज डॉक्टर साहब की नशिस्त में जो आज हमने महफिल डायबिटीज के बारे से की आप लोगों के लिए, आप लोग इससे सबक लें। जिनको नहीं है, अल्लाह ना करे उनको हो, वो भी प्लीज जरा सेहत का ख्याल रखें। शाजिब, मैं इनडायरेक्टली सब बड़ों को ये मैसेज दे रही हूँ मैं, बिल्कुल, और डांट इसको दीजिएगा लेकिन मैसेज में सब बड़ों को जो हिदायत उन्होंने दी है इस हवाले से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल अच्छा रहे, सेहतमंद रहे, तो मोटापा होना सेहतमंद नहीं है, आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, आपके लिए वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, आप फल का इस्तेमाल करें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। खासतौर आजकल क्योंकि अफ्तार और सहर में हम ज्यादा जो खाने पीने की चीजें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऑयली चीजें अवॉइड करें, कोशिश करें दही का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल ज्यादा करें, और अफ्तारी में इतना ज्यादा फ्राइड चीजों का एहतमाम करना भी इतना जरूरी नहीं, खाना खाया जा सकता है। ऐसा ही है जैसे कि अच्छी खाने की चीजें आपकी जिस्म की ग़िज़ा है, ऐसे ही अगर मैं रुख जोड़ूं उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही अच्छा कलाम आपकी रूह की ग़िज़ा है। एक ऐसी हमद, एक ऐसी नात आपकी रूह को जो है वो रिफ्रेश करती है। जब आप नात सुनते हैं, जब आप कलाम इलाही सुनते हैं, जब आप हम्द सना सुनते हैं, तब आपके रूह की क्लेंजिंग हो रही होती है, आपकी रूहानियत की क्लेंजिंग हो रही होती है। और उसकी जो बेसिक्स है ना, कहते हैं ना दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है इंटरनल चेंज और एक होता है एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंज इंसान कपड़े बदल कर लेता है, लेकिन इंटरनल चेंज करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। और ये छोटी सी एफर्ट हम भी इस तरफ जो है वो एक छोटा सा जो है हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि रोज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके साथ एक जरूर एक ऐसे सना खां को बुलाते हैं, एक ऐसे नात खां को बुलाते हैं, एक ऐसे जिक्र करने वाले को बुलाते हैं, एक अल्लाह के बंदे को बुलाते हैं जो कि हुजूर की सना खानी कर रहा होता है, और वो करते करते वो सफर हमारी तरफ भी पहुंचता है। बिल्कुल, आज हमने ऐसे ही एक नात खां को दावत दी अपने शो में। मैं तारुफ कराते चलूँ, नौजवान नात खां हैं नासिर अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज में क्योंकि हम जब आगाज करते हैं गुफ्तगू का, सेगमेंट का आगाज करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है पहले हम कोई कलाम सुन लें, और हम चाहेंगे कि आप पहले हमें कुछ सुनाएं, उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी ज़रूर, मैं एक कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके है मेरे चमन के, लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके है मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। उम्मती हूँ मैं शाह ज़मन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का, उम्मती हूँ मैं शाह ज़मन का, हूँ भिकारी
मैं मौला हसन का सदके जाऊं, मैं उनकी अता के सदके जाऊं, मैं उनकी अता के। देने वाले ने सब कुछ दिया है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिए जिए जिए। क्या खूबसूरत कलाम से आपने आज आगाज किया है कि इसके बाद तो कुछ कहना नहीं बनता, सिर्फ हमारा सुनना बनता है और कुछ भी नहीं बनता। आप मैं कहूंगी कि बस अब एक और कलाम सुना दें, वक्त बिल्कुल जाया ना। करम आज बालाए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बाम आ गया है, करम आज बालाए, बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम में, दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम में, के आजम दिया का इमाम आ गया है। और मुझे मिल गई दोनों की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मेरा उनके मंगतों में, और मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम आज बालाए, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया